हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट ज्योग्राफी में जलवायु विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2014 से लेकर 2018 के मध्य में पूछे गए हैं उनको देखने वाले हैं। इसमें मैंने 2014 से लेकर 2018 के मध्य मैंने 69 क्वेश्चन को जो है एक जगह पर कलेक्ट किया है और ये 69 प्रश्न जो है मैं आपको दो पार्ट में कराऊंगा। यानी कि आज के इस वीडियो में हम लोग 35 प्रश्न को जो है देखेंगे। यानी कि ये सॉल्विंग पूरी तरह से होगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं होगा। एक्सप्लेन वाले वीडियो मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ जिसमें मैं कम क्वेश्चन रखूँगा और उसको पूरा डिटेल में बताने का प्रयास करूँगा। उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी मैं बताने का प्रयास करूँगा। उसके भी वीडियो मैं जल्द ही कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ मुझे बनाना होता है, टाइप करना होता है, फिर आपको कंप्लीट कराना होता है, तो वर्क बहुत ज़्यादा होता है। और चूंकि मैं अकेले काम करता हूँ तो इससे थोड़ी समस्या हो जाती है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा और समझना होगा कि मुझे काम करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैक्सिमम जितनी भी ज़रूरत हो, जितनी भी हेल्प की आवश्यकता हो, वो आपको प्रोवाइड करूँगा। तो यहाँ पर हम आज के इस वीडियो में 35 प्रश्न देखेंगे जो कि 2014 से 2018 के मध्य में पूछे गए हैं जलवायु विज्ञान के। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए भी हो रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको आप प्रेस कर लीजिए न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। तो यहाँ पर दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। यानी कि ये पूरी तरह से मिलान वाला क्वेश्चन है, मैचिंग वाला क्वेश्चन है। तो सूची 1 में आप देख सकते हैं गैसों का नाम दिया गया है। सूची 2 में वायुमंडल में गैसों की मात्रा दी गई है, यानी कि कितने प्रतिशत जो है उनकी मात्रा है। तो बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रश्न जो है बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो इसको आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लो कि किस गैस की मात्रा कितनी होती है आपके वायुमंडल में, क्योंकि ये प्रश्न जो है बार बार लगभग पूछ लिया जाता है, कई बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो नाइट्रोजन की जो आपकी मात्रा होती है वो 78% होती है आपके वायुमंडल में। फिर उसके बाद जो है ऑर्गन की जो मात्रा होती है आपकी, वो आपका होता है 0.0934%। फिर उसके बाद ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है आपकी, वो होता है आपका 21% के आसपास। फिर उसके पास जो है आपका लास्ट में डी जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो होता है आपका 0.039%। तो इस प्रकार से जो है आप मैच कर लेंगे। आपको पता होना चाहिए कि गैसों की मात्रा कितनी है, क्योंकि यही ऑर्डर जो है पूछा जाता है, यानी सबसे अधिक, फिर उसके बाद कौन है, ये 4 नंबर तक के ऑर्डर के बारे में आपको पता होगा तो आप आसानी के साथ जो है इसको मैच कर लेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 2। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वायुमंडलीय परतों में से किस में तापमान स्थिर रहता है। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि जितने भी आपके मंडल हैं एटमॉस्फेयर में, जितने भी मंडल विभक्त किए गए हैं उसके संदर्भ में कुछ दिए गए हैं यहाँ पर। तो आपको बताने का प्रयास करना है कि वायुमंडलीय परतों में किस में तापमान जो है स्थिर रहता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। समताप मंडल में जो है आपका तापमान क्या होता है, स्थिर रहता है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, आप हो सके तो इसको प्रैक्टिस सेट की भी तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको इससे भी। तो आप इन सभी प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट की तरह भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं सॉल्व तो करा रहा हूँ लेकिन इसको पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, तो आप चाहो तो इसको प्रैक्टिस सेट की तरह कंप्लीट कर सकते हो। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 3। ये भी जो है आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है मिलान करना है। सूची 1 में आपका घटक के बारे में दिया गया है, सूची 2 में जो दिया गया है आपका शुष्क वायु की मात्रा प्रतिशत में। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो है घटक में जो है गैसों का नाम दिया गया है, दूसरे तरफ जो है इनके प्रतिशत मात्रा के बारे में दिया गया है। तो इससे पहले हम लोगों ने इसी टाइप का प्रश्न देखा था, लेकिन उसमें जो है सूची 1 में जो है आपका गैसों का नाम दिया गया था, सूची 2 में जो है उनकी जो है मात्रा प्रतिशत में दी गई थी। लेकिन यहाँ पर चेंज क्या किया गया एग्जामिनर के द्वारा, वो फर्स्ट शिफ्ट में 2017 के फर्स्ट शिफ्ट में वो प्रश्न पूछा गया था और ये सेकंड शिफ्ट का है। यानी तो आप देख सकते हैं कि कितना थोड़ा सा जो है माइनर मॉडिफाई करता है एग्जामिनर, ताकि आपको कंफ्यूज कर सके। तो यहाँ पर घटक देख सकते हैं गैसों का नाम है और दूसरे तरफ क्या है, शुष्क वायु की मात्रा। तो प्रश्न सेम वही है लेकिन थोड़ा सा बस इसमें चेंजेस कर दिया गया है। तो आपको इसके लिए थोड़ा सा केयर करना होगा और आप जो है सही आंसर कर जाओगे। तो जैसे कि मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि ऑक्सीजन की जो मात्रा है आपकी कितनी है,
20.94%। फिर उसके बाद ऑर्गन की मात्रा मैंने आपको कितनी बताई थी, वो आपका था 0.93%। फिर उसके बाद मैंने कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो आपको बताया था वो है 0.03%। फिर उसके बाद नाइट्रोजन की जो मात्रा है आपकी वो आपका है 78%, 78.8%। तो यहाँ पर थोड़ा सा बस चेंज करके आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्जामिनर में। एक बात मैं अच्छी बताऊं आपको कि बहुत सारे प्रश्न नहीं होते, हमारा सब्जेक्ट जो है सेपरेट है और उसका सिलेबस भी सेपरेट है। यानी कि कुछ अब क्या उसी क्वेश्चन को बार बार, यानी कि इतने बार एग्जाम हो चुके हैं कि प्रश्न अब क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। क्वेश्चन कितना भी बनाया जाए अच्छे तरीके से, लेकिन जो तथ्य हैं वो तथ्य तो रहेंगे ही, थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। अब गैसों की मात्रा पूछी जाएगी वायुमंडल में तो वो तो वही रहेंगे, नाइट्रोजन की जो मात्रा रहेगी। लेकिन अब उसी प्रश्न को हमको कई बार पूछना हो तो हम क्या करेंगे, थोड़े से उसमें चेंजेस लाएंगे जिससे कि जो एग्जाम दे रहा है विद्यार्थी वो कंफ्यूज हो सके। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको अवेयर होना होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 4। इसको भी देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित यानी कि इन चारों ऑप्शन में से वायुमंडल स्तरों में से किस में लगभग जो है 0.6 डिग्री सेल्सियस प्रति 100 मीटर की औसत दर पर ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट होती है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में जो है 100 मीटर की औसत ऊंचाई पे क्या होता है, 0.6 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या होती है, गिरावट होती है। और क्षोभ मंडल में ही आपकी मौसम संबंधी जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। ये भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि मौसम संबंधी क्रियाएं किस मंडल में होती हैं, तो आपको याद रहना होगा कि क्षोभ मंडल के अंदर जो है मौसम संबंधी जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो संपन्न होती हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 5। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय स्तरों से रेडियो तरंग परावर्तित होती है जो पृथ्वी से प्रेषित होकर पुनः पृथ्वी की ओर प्रेषित हो जाती है यानी आ जाती है। यानी कि हमें बताना है कि इन चारों मंडलों में से किस मंडल में जो है रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं, यानी कि पृथ्वी से जो रेडियो तरंगे भेजी जाती हैं फिर पुनः वो किस मंडल से टकराकर वापस पृथ्वी पर आ जाती हैं सैटेलाइट के माध्यम से। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आयन मंडल में जो है क्या होती है, रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं, सैटेलाइट प्रक्षेपित किए जाते हैं। ये जो है आपका पूरी तरह से जो आपके टेलीविज़न है, रेडियो हैं और भी जितने सेलफोन हैं जो कनेक्ट होते हैं रेडियो तरंगों के द्वारा, तो ये सारे जो उपकरण हैं जैसे सैटेलाइट है वो आयन मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल। अगर बात करें कि वायुमंडल में किस स्तर में जो है या किस मंडल में रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं तो आपको पता रहना चाहिए आयन मंडल में। और मौसम संबंधी घटनाएं किस में होती हैं, क्षोभ मंडल के अंतर्गत। और तापमान कहाँ पर स्थिर रहता है, तो समताप मंडल में। तो आपको इन सभी के बारे में पता रहना चाहिए। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 6 और इस प्रश्न में जो दिया गया है आपको मैचिंग वाला प्रश्न है, सुमेलित करना है। सूची 1 में आपको वायुमंडल में 100 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर जो गैसें मिलती हैं उनका नाम दिया गया है। फिर उसके बाद जो है सूची 2 में जो है ऊंचाई के अंतराल के बारे में दिया गया है, यानी कि इनके बीच क्या अंतराल है कितने किलोमीटर के बाद, उसके संदर्भ में जो है इस सूची में उसको मेंशन किया गया है। तो आइए इसको मैच कर लेते हैं। पहला जो आपका मैच करेगा वो है आपका नाइट्रोजन जो है आपका तीसरे के साथ मैच करेगा। 100 से 200 किलोमीटर के बीच में जो है ये गैसें आपकी मिलती हैं। फिर उसके बाद जो है आपका बी जो मैच करेगा वो पहले के साथ मैच करेगा। बी जो आपका मैच करेगा वो मैच करेगा पहले के साथ। 200 किलोमीटर से 1100 किलोमीटर के बीच में ऑक्सीजन गैस जो है पाई जाती हैं। नाइट्रोजन जो आपका था वो आपका तीसरे के साथ मैच था, यानी 100 से 200 किलोमीटर के अंतर ये गैसें पाई जाती हैं। फिर उसके बाद सी जो आपका मैच करेगा वो दूसरे के साथ मैच करेगा। ये जो गैस है आपकी 1100 किलोमीटर से लेकर 3500 किलोमीटर के बीच में जो है हीलियम गैस पाई जाती है। फिर उसके बाद जो लास्ट में है डी हाइड्रोजन, ये जो है आपका चौथे के साथ मैच करेगा। ये जो है आपका 3500 किलोमीटर और उससे ऊपर जो है ये गैसें पाई जाती हैं हाइड्रोजन।
तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन के समय आप कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि आप देखते हैं कि ओजोन जो परत है वहाँ पर भी जो है ऑक्सीजन पाई जाती है। तो आप ये ना सोचिएगा कि ऑक्सीजन जो है आपका नीचे ही रहता है एटमॉस्फेयर में, ऊपर नहीं होता है। तो यहाँ पर आप जो है थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। तो इस प्रकार से जो है आप मैच कर लेंगे। ये भी प्रश्न जो है आपका 2015 में पूछा गया था, दिसंबर 2015 का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लाइमेटोलॉजी के। आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से देखें। उम्मीद करता हूं कि इन सभी जितने भी प्रश्न मैं आपको विगत वर्ष के करा रहा हूं, इसमें से आसानी के साथ मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल का भाग नहीं है। तो वायुमंडल के संदर्भ में कुछ उसके भाग दिए गए हैं और हमें यह बताने का प्रयास करना है कि उसका भाग कौन सा नहीं है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है, चुंबकत्व नियंत्रण क्षेत्र। यह वायुमंडल का भाग नहीं होता, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है या वायुमंडल है जो कई भागों में विभक्त है, लेकिन जहाँ से चुंबकीय नियंत्रण क्षेत्र खत्म होता है, यानी कि जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल शक्ति होती है वो उसको केंद्र में ये जैसे खींच नहीं पाती है, तो वहाँ से क्या होता है, वो मंडल अलग होने लगता है। तो वो क्या है, वायुमंडल का भाग नहीं होता है या वायुमंडलीय भाग के अंतर्गत उसको नहीं लिया जाता है, चुंबकत्व नियंत्रण क्षेत्र के बाहर जो आपका भाग होता है। बाकी ये मध्य मंडल, समताप मंडल, बाह्य मंडल, ये सभी जो है आपके वायुमंडल के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 8। तो इस प्रश्न में जो है कुछ कथन दिए गए हैं ओजोन गैस या ओजोन लेयर के संदर्भ में, और हमें यह बताने का प्रयास करना है कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट जो है या कथन जो है उसके संदर्भ में सही है। तो पहला जो यहाँ पर स्टेटमेंट या कथन दिया गया है कि ओजोन अधिकांशतः समताप मंडल में पाई जाती हैं, और दूसरा जो दिया गया है कि ओजोन की परत पृथ्वी की सतह से जो है 55 से 75 किलोमीटर के ऊपर स्थिर रहती है, और तीसरा जो है आपका ओजोन सूर्य से पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, और चौथा जो स्टेटमेंट दिया गया है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन की परत का कोई महत्व नहीं है। तो हमें बताना है कि इसमें से राइट क्या है, राइट स्टेटमेंट को जो है फाइंड करना है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है इसमें, यानी कि पहला जो है आपका सही हो जाएगा। ओजोन अधिकांशतः जो है समताप मंडल में पाई जाती है, यानी समताप मंडल का ही हिस्सा जो है आपका ओजोन मंडल है। तो इसको आप जरूर कंसिडर करिएगा और याद रखिएगा। फिर उसके बाद जो है तीसरा स्टेटमेंट आपका राइट है कि ओजोन सूर्य से पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, यानी कि जो सूर्य के द्वारा पराबैंगनी किरणें निकलती हैं आपका, उनको क्या करती है, ओजोन गैस अवशोषित कर लेती है। यानी कि ओजोन का आपको फार्मूला पता है कि O3 होता है। जब ये गैसें इस पर पड़ती हैं, ये पराबैंगनी किरणें जब आपकी O3 पे पड़ती हैं तो ये ब्रेक होकर क्या हो जाता है, O और O2 में ये ब्रेक होकर अलग हो जाता है। फिर क्या होता है कि पुनः ये फिर रात में, यानी जैसे सूरज की किरणें वहाँ से हटती हैं या प्रकाश हटता है, तो ये पुनः जो है आपस में फिर से जुड़ जाती हैं। O+O2 जो है जुड़ के फिर से पुनः O3 का निर्माण करते हैं। तो यह एक साइकिल चलता रहता है। नहीं तो अगर बस ब्रेक होती तो क्या होता, ओजोन लेयर खत्म हो जाता, फिर उसके बाद क्या होता, बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाता आपके वायुमंडल का और फिर जीवन खत्म हो जाता। तो ये चैन चलती रहती है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा प्रश्न। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 9। इसको भी देखते हैं। इसमें कथन और जो है आपका कारण वाला प्रश्न है। तो पहले स्टेटमेंट को हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट ए में दिया गया है कि ताप व्युत्क्रम के दौरान घटित होने वाली अत्यधिक स्थायी दशाएं वह होती हैं जब तापमान वास्तव में ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता है। कारण क्या है इसका, ताप व्युत्क्रम से अधिक ऊर्ध्व वायु गमन होता है, इसके कारण से जो है यह होता है। तो हमें बताना है कि क्या सही है इसमें। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ स्टेटमेंट में यही दिया गया है कि ताप व्युत्क्रम के दौरान जो है घटित होने वाली अत्यधिक स्थायी दशाएं वह होती हैं जब तापमान वास्तव में ऊंचाई के साथ जो है बढ़ता है। कारण क्या है इसका कि ये क्यों बढ़ता है, ताप व्युत्क्रम से अधिक ऊर्ध्व वायु गमन होती है, इसके कारण से क्या होता है, वास्तव में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो। किसी भी प्रश्न में अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। इस वीडियो का मेन पर्पज मेरा यह है कि जलवायु विज्ञान के जितने भी प्रश्न जो हैं आपके
2014 से लेके 2018 के बीच में पूछे गए हैं उसको मैं आपको कंप्लीट करा दूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं कि जो आपसे एज इट इज जो है हूबहू थोड़ा सा चेंज करके आपसे एग्जाम में मेंशन करके पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ से वो प्रश्न बन जाएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं यूजीसी नेट ज्योग्राफी के एग्जाम में जलवायु विज्ञान से। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 10। इसमें दिया गया है कि 1 ग्राम जल को 10 डिग्री के तापमान तक गर्म करने के लिए उष्मा कितनी कैलोरी की आवश्यकता होगी, यानी कितने कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होगी 1 ग्राम जल को जो है 10 डिग्री के तापमान पर गर्म करने के लिए। यहाँ पे यही प्रश्न है कि 1 ग्राम जल है आपके पास और उसको 10 डिग्री के तापमान तक आपको गर्म करना है, तो अब कितने कैलोरी ऊर्जा जो है खर्च होगी 10 डिग्री के तापमान तक गर्म करने में 1 ग्राम जल को। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 कैलोरी ऊर्जा जो है या 5 कैलोरी उष्मा जो है 1 ग्राम जल को 10 डिग्री के तापमान तक गर्म करने में लग जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 11। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से या इन चारों विकल्पों में से किस अधिकतम उष्ण महीने के औसत ताप को दर्शाने वाले समताप रेखा को सामान्यतः टुंड्रा जलवायु की भूमध्य रेखीय उपांत की मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न में यही पूछने का प्रयास किया जा रहा है आपसे कि इन चारों विकल्पों में से अधिकतम उष्ण महीने के औसत ताप को दर्शाने वाली समताप रेखा को सामान्यतः टुंड्रा जलवायु की भूमध्य रेखीय उपांत की मान्यता प्राप्त है, तो 10 डिग्री सेल्सियस के, ठीक है। और समताप रेखाओं को किसने प्रदर्शित किया विश्व मानचित्र पे, तो ये जो है हम्बोल्ट महोदय ने किया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको भी आप याद जरूर रखेंगे। हम्बोल्ट के संदर्भ में जो है मैंने आपको जियोग्राफिकल थॉट में सारा कुछ बता रखा है, उनके जीवन परिचय के बारे में, उन्होंने क्या क्या कार्य किया है और भूगोल में उनका क्या योगदान रहा है, आधुनिक भूगोल के वो जो फाउंडर माने जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन सब चीज़ों को अगर आपको जानना है तो आप जियोग्राफिकल थॉट वाली जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके उन सभी चीज़ों को जान सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 12। यहाँ पर ये स्टेटमेंट और कारण वाला यानी कथन और कारण वाला प्रश्न है। तो पहले हम क्या करेंगे, कथन को पढ़ लेते हैं। कथन ए में दिया गया है कि जब सूर्य तप सब जगह समान रूप से पड़ता है तब भू सतह जल भाग की तुलना में ज़्यादा तेजी से गर्म हो जाता है। कारण क्या इसका होता है, धरती अपारदर्शी है जबकि जल सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है। तो यहाँ पर जो है पूरी तरह से हम सारे स्टेटमेंट से यानी कथन से भी सहमत हैं और कारण से भी सहमत है। और कारण जो है क्या कर रहा है, कथन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। कथन में क्या दिया गया है पहले एक बार और आप समझ लीजिए कि जब सूर्य तप सब जगह समान रूप से पड़ता है, यानी कि पानी और धरती दोनों पर समान रूप से सूर्य का प्रकाश पड़ता है, लेकिन भू सतह जो है जल की अपेक्षा जल्दी से गर्म हो जाता है, लेकिन पानी क्या होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है। तो इसका कारण क्या होता है कि धरती जो है अपारदर्शी है, यानी कि उसमें जो है पारदर्शिता नहीं है कि सूर्य का प्रकाश जो है आर पार उसके चला जाएगा, तो वो क्या होता है कि वो तुरंत गर्म हो जाता है। जबकि जल क्या है सौर विकिरण के लिए पारदर्शी, यानी वो अंदर तक जाता है, यानी कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, तो वो धीरे धीरे हीट होता है। और देखेंगे कि रिलीज भी जो है उसमें से तापमान जो रिलीज होता है वो भी धीरे धीरे होता है। आपने देखा होगा कि गर्मियों के समय में अगर आप किसी भी बर्तन में या किसी बाल्टी में पानी आप रख देते हो धूप में या छत पे, तो वो दिन भर वो अच्छे से गर्म हो जाता है। लेकिन अब जैसे जैसे शाम होती है ढलती जाती है तो क्या होता है कि जो पानी है वो गर्म हो जाता है, लेकिन वो तुरंत ठंडा नहीं होता है। आप जैसे 5 या 6 बजे के बाद 8 बजे भी या 9 बजे तक आसपास अगर आप अपने हाथ को डिप करेंगे उस बाल्टी में तो वो गर्म महसूस होगा, यानी वो उष्मा जो है धीरे धीरे बाहर निकलती है। तो यहाँ पर जो है आपका पहला जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। उम्मीद करता हूँ कि मैंने बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करके बताने का प्रयास किया आपको। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 13। इसको भी देखते हैं। ये भी जो है कथन और कारण वाले प्रश्न हैं। तो इस प्रकार के भी प्रश्न जो है आपसे एग्जाम में, यानी कि समझ लीजिए आपके 100 प्रश्न आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं जियोग्राफी से।
तो इसमें से 10 प्रश्न जो है आपके कथन और कारण वाले होते हैं। अब ये 10 प्रश्न जो है आपके प्रत्येक यूनिट से होते हैं, यानी कि आपके जियोमॉर्फोलॉजी से भी एक जो है कथन और कारण के प्रश्न या 2 पूछ लिए जाएं, या तो जलवायु विज्ञान से किसी में एक या दो क्वेश्चन जो है प्रत्येक यूनिट में आपको देखने को मिल जाएंगे कथन और कारण वाले, और मिनिमम जो है एक प्रश्न आपको प्रत्येक यूनिट से कथन और कारण वाले प्रश्न मिल जाएंगे। तो इस प्रकार के भी प्रश्न की जो है आप प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से करें, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन जो है पूछे जाने हैं आपसे एग्जाम में। आइए अगले इस प्रश्न को देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कथन में दिया गया है कि समान तापमान में जमीन की सतह जल सतह की तुलना में अधिक तेजी से गर्म होती है। ये प्रश्न मैंने आपको अभी कराया और ये थोड़ा सा चेंज किया गया है, लेकिन यहाँ पे कारण क्या है कि जमीन की विशिष्ट तापमान जल की विशिष्ट तापमान से अधिक होता है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कारण में कि जमीन का जो विशिष्ट तापमान होता है वो जल की विशिष्ट तापमान से अधिक होता है। इस कारण से क्या होता है कि समान तापमान में जमीन की सतह जल सतह की तुलना में अधिक तेजी से गर्म होता है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ए सही है किंतु आर आपका गलत है। ए यानी कि ये तो हमें पता है कि जमीन जो है आपकी पानी की तुलना में क्या है, ज़्यादा तेजी से गर्म होती है, लेकिन कारण में क्या बताया जा रहा है कि जमीन की विशिष्ट तापमान जो है जल की विशिष्ट तापमान से अधिक होता है, जबकि ये पूरी तरह से गलत होता है। जमीन की जो विशिष्ट तापमान है जल की विशिष्ट तापमान से अधिक नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 14। इसको देखते हैं। इसमें दिया गया है कि एक विमान 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो उस ऊंचाई पर तापमान जो है -40 डिग्री सेल्सियस है आपका, और पूछा जा रहा है कि भूमि पर आसपास का तापमान कितना होगा। यानी कि 40 डिग्री का तापमान जो है आपका 10 किलोमीटर की ऊंचाई पे है, तो वही तापमान अगर भूमि पे देखी जाए तो कितनी होगी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो तापमान होगी ज़मीन पर, जो कि 10 किलोमीटर की ऊंचाई पे -40 डिग्री सेल्सियस है। जैसा कि हम सबको पता है कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है, गिरता है। और क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई आप सभी जानते हैं कि 16 किलोमीटर के आसपास है। 12 बहुत सारा अलग अलग दिया है, लेकिन 14 से 16 किलोमीटर के जो है हाईएस्ट ऊंचाई होती है क्षोभ मंडल में। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान हमेशा गिरता है। तो उम्मीद करता हूं कि इसका जो राइट आंसर है जो 25 डिग्री सेल्सियस है, और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर किसी प्रश्न में डाउट है या गलत लगता है तो उसके बारे में तुरंत आप कमेंट करें, ताकि मैं उसका आपको सही उत्तर फिर से फाइंड आउट करके दूं। मैं कोशिश करता हूं कि सारे आंसर आपको ऑथेंटिक या सही दूं, लेकिन बाय द वे कोई गलत हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 15। इसको देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से या इन चारों विकल्पों में से कौन सा पृथ्वी का एक स्थान सर्वाधिक गर्म है। यानी कि पृथ्वी के सबसे गर्म स्थानों के बारे में कुछ नाम मेंशन किए गए हैं, और हमें यह बताने का प्रयास करना है कि सबसे गर्म स्थान कौन सा है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, अल अजीजिया। ये जो जगह है आपका ये लीबिया में पड़ता है। तो ये कहाँ पर ये आपका स्थान है, लीबिया में। और भी कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इसके साथ साथ बताऊंगा कि 13 सितंबर 1922 में जो है इस स्थान का तापमान जो है 58 डिग्री सेल्सियस मापा गया था। और ये जगह जो है 1922 से लेके 2012 तक विश्व का सबसे गर्म स्थान रहा। यानी 1922 से लेके जो है 2012 तक क्या है, विश्व का सबसे गर्म स्थान में इसका नाम शामिल था। लेकिन वर्तमान में जो आपका है उसको आप जरूर याद रखिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपसे ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया ये प्रश्न है तो वर्तमान के संदर्भ में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। 2013 से कैलिफोर्निया स्थित जो है डेथ वैली को पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान माना गया है, उस जगह को। तो आप जरूर याद रखें कि 2013 से, अभी इसके आगे और भी कोई ऐसे जगह के मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन वर्तमान में जो सबसे गर्म जगह है पृथ्वी की वो कैलिफोर्निया की डेथ वैली है। तो ये जो प्रश्न है आपके पुराने प्रश्न है, इसलिए इसमें अल अजीजिया का नाम दिया है, जो कि लीबिया में स्थित है। और इसकी जो उच्चतम तापमान मेजर की गई थी वो 58 डिग्री सेल्सियस मेजरमेंट की गई थी। और ये जो सबसे गर्म स्थान कब तक रहा, 1922 से लेकर 2012 के बीच तक जो है ये विश्व का सबसे गर्म स्थान रहा। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताया वो भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 16, इसको भी देखते हैं। इसमें दिया गया है कि नीचे सूचीबद्ध स्थानों में से किस में उच्चतम वार्षिक तापांतर होना चाहिए। यानी कि कुछ स्थानों के बारे में इसमें नाम मेंशन किया गया है और आपसे यह पूछने का प्रयास हो रहा है कि उच्चतम वार्षिक तापांतर किन क्षेत्रों में होता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मध्य अक्षांशीय महाद्वीपीय केंद्रों में जो है आपका उच्चतम वार्षिक तापांतर होता है। आप सभी को पता है कि 0 डिग्री अक्षांश पे जो है वर्ष भर जो है वर्टिकल सनरेज पड़ती है, जिसके कारण से यहाँ पे क्या है वार्षिक तापांतर जो है उच्चतम होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब कहीं भी सीधी जो है उष्मा या सीधा प्रकाश पड़ेगा तो वहाँ का तापमान आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर यही बताया गया कि मध्य अक्षांशीय महाद्वीपीय केंद्र में जो क्षेत्र आते हैं, जो देश आते हैं, वहाँ पे वार्षिक तापांतर उच्चतम होता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 17। इसमें पूछा जा रहा है कि सूर्यास्त के बाद भी सीमित उष्णता वायुमंडल द्वारा किससे प्राप्त की जाती है। यानी कि सूर्यास्त के बाद जो है वायुमंडल में या अर्थ पे किस प्रकार से जो है गर्मी प्राप्त की जाती है। चूँकि तो सूर्य पूरी तरह से अस्त हो गया तो अब कोई भी उष्मा अर्थ को नहीं मिल रही है, तो उस कंडीशन में जो है अर्थ अपने आप को किस प्रकार से गर्म रखता है, यह पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पार्थिव विकिरण से। यानी कि सूर्यास्त के बाद जो है, यानी कि सनराइज जब हुआ था, सूर्य उगा था या उदय हुआ था, तो उस समय उष्मा जो है पृथ्वी पे आई, लेकिन पार्थिव विकिरण यानी कि बहुत सारे डस्ट पार्टिकल और गैसों के द्वारा वह उष्मा एब्जॉर्ब कर ली गई, जो रात में पृथ्वी को गर्म करने में काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रश्न में डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 18। इसमें पूछा जा रहा है कि यदि सूर्य का उत्थापन कम होता है तो श्वेत एल्बिडो क्या होगा। चारों ऑप्शन में से बताना है। उत्थापन का मतलब है ऊंचा होना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ेगा। अगर यदि सूर्य का उत्थापन कम होता है तो श्वेत एल्बिडो क्या होगा, वो बढ़ेगा। अब हम जान लेते हैं कि एल्बिडो होता क्या है। तो एल्बिडो वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर सूर्य की जो तापमान होती है या उष्मा होता है, जाता तो है लेकिन बहुत ही अल्प मात्रा में उसका अवशोषण होता है। ज़्यादातर उष्मा को क्या कर दिया जाता है, परावर्तित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बर्फ़ को आप ले सकते हैं। बर्फ़ पे जो हमारा तापमान या उष्मा पड़ता है सूर्य का, तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत कम तापमान जो है बर्फ़ के द्वारा अवशोषित किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा तापमान को क्या कर दिया जाता है, परावर्तित कर दिया जाता है। तो वो एक एल्बिडो होता है। अगर और भी अच्छे भाषा में या जो है किताबी भाषा में भी अगर जानने का प्रयास करें तो उसको भी मैं बता सकता हूँ कि एल्बिडो जो है आपका पृथ्वी या किसी भी खगोलीय पिंड की या किसी सतह को प्राप्त होने वाली सूर्य ताप की मात्रा एवं उसी सतह से परावर्तित की जाने वाली मात्रा के बीच का अनुपात होता है। यानी कि किस रेशियो में वो उष्मा आई या ताप उसने प्राप्त किया और किस रेशियो में उसने उसको परावर्तित कर दिया, यानी इन दोनों के बीच का क्या होता है, अनुपात होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 19। इसमें पूछा जा रहा है, यह अभिकथन और कारण वाला या तर्क वाला प्रश्न है। तो अभिकथन को पढ़ लेते हैं। अभिकथन में दिया गया कि मध्य अक्षांश चक्रवात दोनों गोलार्धों में मध्य अक्षांश के पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली निम्न दाब समूह हैं। तर्क क्या है, अधिकांश मध्य अक्षांश चक्रवात का एक शीत अग्रांत और एक उष्ण अग्रांत होता है। अब हमें यह बताने का प्रयास करना है कि क्या अभिकथन सही है, या तो अगर सही है तो तर्क क्या अभिकथन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो हमें यह बताने का प्रयास करना है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं अपने जगह पर, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। यानी तर्क जो है अभिकथन को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। बहुत डिटेल में सभी प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 20। ये भी जो है अभिकथन और तर्क वाला प्रश्न है। तो अभिकथन को पढ़ते हैं। अभिकथन ए में दिया गया है, पवन वायुमंडलीय दाब में ऊर्ध्वाधर अंतर का परिणाम मात्र है। यानी पवन जो है वायुमंडलीय दाब में ऊर्ध्वाधर अंतर का परिणाम मात्र होता है।
तर्क क्या दिया गया है इसके संदर्भ में? पवन वायु के दाब की असमानताओं की संतुलित करने के लिए प्रकृति का प्रयास है। यानी पवन क्या होती है? वायु के दाब की असमानताओं, यानी जो वायु दाब की असमानताएं हमें देखने को मिलती है, उन असमानताओं की संतुलित करने या उनको संतुलित करने के लिए प्राकृतिक प्रयास होता है। अब हमें यह बताने का प्रयास करना है कि अभिकथन सही है। अगर सही है तो तर्क क्या उसको एक्सप्लेन कर रहा है? तो जो है आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ए गलत है, ए गलत है, आपका आर सही है। यानी कि यहाँ पर अभिकथन जो दिया गया है वो आपका पूरी तरह से गलत है, लेकिन तर्क जो दिया गया है वो आपका सही हो जाएगा। तो इस स्थिति में जो है आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से विकल्प बने रहते हैं कि ए आर दोनों सही हैं या आर ए की सही व्याख्या करता है। लेकिन दूसरा ऑप्शन भी दिया रहता है कि ए आर दोनों सही हो सकते हैं किसी कंडीशन में, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं होता। लेकिन अब दो विकल्प जो इसमें मेंशन किए जाते हैं, या तो ए सही है या तो फिर आर सही है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी जो आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, ताकि ये भी प्रश्न जो है आपसे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 21। इसमें दिया गया है कि वायु राशि की स्थिरता या अस्थिरता की डिग्री के निर्धारण के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो रेडियो सॉन्डेज का जो है प्रयोग किया जाता है वायु राशि की स्थिरता या अस्थिरता की डिग्री के निर्धारण के लिए। रेडियो सॉन्डेज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद रखिएगा। सोनार जो है आपका समुद्री जहाज़ों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है, अंदर क्या है, किस प्रकार की स्ट्रक्चर्स है ओशियन के अंदर, उसको देखने के लिए। और इस प्रकार से जो है ये भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि सोनार के द्वारा क्या मेजर किया जाता है, ये किस प्रकार का यंत्र है। तो इसके माध्यम से क्या होता है, समुद्र के अंदर जो है रास्तों या समुद्र के अंदर जो भी ये स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको जानने का प्रयास किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला भी प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 22 और ये भी अभिकथन और तर्क वाला प्रश्न है। अभिकथन में दिया गया है कि दक्षिणी गोलार्ध का अधोध्रुवीय निम्न दाब करीब करीब सतत है। तर्क क्या है इसके संदर्भ में? दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में भूखंड कम है, इसके कारण से जो है दक्षिणी गोलार्ध का अधोध्रुवीय निम्न दाब करीब करीब सतत है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। कैसे? अभिकथन को एक बार फिर से देख लीजिए कि दक्षिणी गोलार्ध का अधोध्रुवीय निम्न दाब करीब करीब सतत है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है आपके भूलैंड या भूभाग बहुत कम है कंपैरिजन उत्तरी भाग के, यानी उत्तरी गोलार्ध भाग के। तो तर्क में क्या बताया कि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में भूखंड कम है, इसी के कारण से जो है दक्षिणी गोलार्ध का अधोध्रुवीय निम्न दाब करीब करीब सतत होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 23 और ये भी प्रश्न जो है आपका अभिकथन और तर्क वाला है। अभिकथन ए में दिया गया है कि 1000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर अधिकांश पवन भू विक्षेपी अथवा करीब करीब भू विक्षेपी पथ पर चलती है। तर्क क्या दिया गया है? वायुमंडल की घर्षण परत जमीन से ऊपर लगभग 1000 मीटर तक की ही रहती है। तो अब हमें यह बताने का प्रयास करना है कि अभिकथन जो है राइट है या नहीं, तर्क राइट है या नहीं, या तर्क जो है अभिकथन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। तो ए जो है ऑप्शन आपका राइट है। ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अभिकथन में यह बोला गया है कि 1000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर अधिकांश पवन जो है भू विक्षेपी अथवा करीब करीब भू विक्षेपी पथ पर चलती हैं। तर्क क्या दिया गया था इसके संदर्भ में कि वायुमंडल की घर्षण परत जमीन से ऊपर लगभग 1000 मीटर तक ही रहती है। तो ये दोनों सही हैं आपका, और ये जो तर्क है आपका अभिकथन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 24। इसमें पूछा जा रहा है कि भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों तक दाब और वात का सही सटीक घटक क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर प्रश्न में यह पूछने का प्रयास किया जा रहा है कि, तो इस प्रश्न में यही पूछा गया है कि भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों तक दाब और वात का सही सतही घटक क्रम इन चारों ऑप्शन में से क्या है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। पहले व्यापारिक पवन होगी, फिर उसके बाद है उपोष्ण उच्च दाब, फिर उसके बाद पश्चिमी हवाएं, फिर उसके बाद ध्रुवीय पूर्वा हवा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्रम आपका होगा।
तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 25। इसमें दिया गया है कि अभिकथन, और ये तर्क वाला प्रश्न है। तो अभिकथन ए में दिया गया है कि व्यापारिक पवनें प्रमुखतया पूर्वा हवाएं होती है। तर्क क्या है? पूर्वा हवा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तो इसका जो सही आंसर हमारा है ऑप्शन सी राइट आंसर है। ए सही है परंतु आपका आर गलत है। अभिकथन में दिया गया है कि व्यापारिक पवनें प्रमुखतया पूर्वा हवाएं होती हैं। जो व्यापारिक पवन होती हैं वो पूर्वा हवा होती हैं। तर्क क्या है कि पूर्वा हवा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। तो ये गलत है। पूर्वा हवा जो है पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं प्रवाहित होती हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ ये प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ पर इस कंडीशन में अभिकथन आपका सही है। तो अभिकथन जो है ए सही है परंतु आर गलत है। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 26। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित या इन चारों विकल्पों में से कौन पृथ्वी के सतह पर वायु सन्निहित घनत्व का सही औसत है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। 1.2 किलोग्राम मीटर जो है आपका पृथ्वी की सतह पर वायु सन्निहित घनत्व का सही औसत मान है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 27। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित या इन चारों विकल्पों में से कौन सा दाब घनत्वी शब्द का उपयुक्त विवरण है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। समदाब रेखा और समलवण रेखा समांतर नहीं होते। ये जो ऑप्शन है आपका, सॉरी यहाँ पे मैंने क्रॉस कर दिया, लेकिन ये आपका ट्रू है। ये जो ऑप्शन है आपका दाब घनत्वी शब्द का उपयुक्त विवरण है। पूरी तरह से समदाब रेखा और समलवण रेखा जो है समांतर नहीं होती हैं। तो ये ऑप्शन आपका। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 30। इसमें दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा जोड़ा जो है आपका सही नहीं है, गलत है, उसे हमें फाइंड आउट करना है। एक तरफ जो है देख सकते हैं कि स्केल के बारे में दिया गया है, दूसरे तरफ जो है मेजरमेंट के बारे में दिया गया है, क्या मेजर किया जाता है उस पर। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ग्रही स्केल पे जो है आपका पछुआ हवा में तरंगों को नहीं मेजर किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 31। इसमें पूछा जा रहा है कि ध्रुवीय जेट स्ट्रीम के संबंध में इन चारों विकल्पों में से कौन सा कथन नहीं सही है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः इसका स्थान ध्रुवीय वाताग्र के साथ मिलता है। तो ये स्टेटमेंट जो है या कथन जो है आपका पूरी तरह से गलत है और यही हमें ढूंढना था। यहाँ प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि ध्रुवीय जेट स्ट्रीम के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट नहीं है ध्रुवीय जेट स्ट्रीम के संबंध में। बाकी आपका ये तीनों जो दिया गया है ऑप्शन, ये आपका राइट है ध्रुवीय जेट स्ट्रीम के संबंध में। यह ग्रीष्मकाल के दौरान उत्तर की ओर बहता है, ये भी सही है आपका। फिर बी जो दिया गया है शहर पृष्ठीय झंझावात के परिसंचरण में ऊर्जा की आपूर्ति करता है, ये भी ट्रू है आपका ध्रुवीय जेट स्ट्रीम के संबंध में। और इसका वेग जो है ग्रीष्मकाल में अधिक होता है। यहाँ पे टाइप में मिस्टेक है, यहाँ पे ग्रीष्मकाल होगा, ग्रीष्मकाल में अधिक होता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपका राइट है ध्रुवीय जेट स्ट्रीम के संबंध में, बट ऑप्शन डी आपका राइट नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें से सही नहीं है उसको ढूंढना है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 32। इसको देखते हैं। इसमें दिया गया है कि जब चिनूक वात पर्वतीय श्रृंखला के प्रति पवन ढाल से आती है, तो उसके संदर्भ में यहाँ पर कुछ दिया गया है स्टेटमेंट, और हमें बताना है कौन सा सही है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है इसमें कि संतृप्तता वाष्प दबाव बढ़ जाता है। बी ऑप्शन है सापेक्षिक या सापेक्ष आर्द्रता घट जाती है। सी ऑप्शन है एक और या दोनों सही है, या डी ऑप्शन एक दो दोनों गलत हैं। तो डी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों जो है आपका गलत है, एक और दो। तो चिनूक के संदर्भ में मैं आपको इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है बता देता हूँ। चिनूक जो है आपका यह एक जो है शुष्क हवा है, यानी कि गर्म हवा है, और ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है। यह पवन जो है रॉकी पर्वत की पूर्वी ढाल में कोलोराडो से उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक चलती है, और ये जो है पर्वतीय ढाल के सहारे चलने वाली एक गर्म हवा होती है।
तो उम्मीद करता हूँ कि चिनूक के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि चिनूक कहाँ की हवा है। तो चिनूक जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में चलने वाली हवा है, और कहाँ से कहाँ तक ये चलती है इसके संदर्भ में आपको मैंने बताया कि ये जो है पवन है आपकी रॉकी पर्वत की जो पूर्वी ढाल होती है उसके सहारे कोलोराडो, उत्तर में कनाडा, उसके साथ साथ ब्रिटिश कोलंबिया तक ये हवा चलती है। ये करती क्या है, ये गर्म हवा है, जहाँ से ये गुजरती है वहाँ पर क्या करती है, गर्म इन्वायरमेंट बना देती है। तो ये बहुत ही अच्छी हवा है इस क्षेत्रों के अकॉर्डिंग, क्योंकि उन क्षेत्रों में बर्फ़ जमी होती है। तो ये हवा वहाँ से गुजरती है तो क्या करती है, बर्फ़ को गला देती है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है किसके लिए, पशुपालन के लिए, वहाँ के लोगों के लिए। तो वो एग्रीकल्चर आसानी के साथ कर सकते हैं। तो ये रहा चिनूक के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको मैंने आपको अभी बताया। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 33। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कोरियोलिस बल के बारे में इन चारों विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है वायु के गति के समानुपाती है, जबकि समानुपाती नहीं होती है, लेकिन इस ऑप्शन में दिया गया है कि समानुपाती होती है। तो ये जो हमारा ऑप्शन है कोरियोलिस बल के बारे में जो है ये कथन सही नहीं है। बाकी तीनों कथन आपका सही है कोरियोलिस बल के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा और इसका आंसर भी जो है आपको राइट पता होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 34। इसमें दिया गया है अभिकथन और ये कारण वाला प्रश्न है। तो अभिकथन को पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की जीवन अवधि 1 सप्ताह होती है। कारण क्या है, वे कम वायुमंडलीय दबाव के कारण कम वर्षा पैदा करती हैं, इसलिए जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की जीवन अवधि 1 सप्ताह होती है। तो यहाँ पर मैंने ऊपर वाला जो अभिकथन इसलिए पढ़ा कि आप समझ सकें कि क्या कारण अभिकथन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ए सही है परंतु आपका आर गलत है। तो ए जो अभिकथन दिया गया है उसमें दिया गया है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की जीवन अवधि 1 सप्ताह की होती है। तो ये पूरी तरह से आपका ट्रू है, लेकिन कारण क्या बताया जा रहा है कि वे कम वायुमंडलीय दबाव के कारण कम वर्षा पैदा करती हैं, इस कारण से जो है ये चक्रवात के जीवन की अवधि जो है 1 सप्ताह होती है। तो ये गलत है, आपका कारण जो है पूरी तरह से आपका गलत है। तो इस कंडीशन में आपका अभिकथन ए सही हो जाता है, जबकि कारण आर गलत होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 35 और इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विषुवतीय पछुआ हवाओं के बनने के लिए इन चारों विकल्पों में से क्या आवश्यक होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ध्रुव की ओर ट्रेड बेल्ट का विस्थापन होना बहुत ही ज़रूरी है विषुवतीय पछुआ हवाओं के बनने के लिए। तो ये प्रश्न जो हमारा था इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि इस वीडियो में हम 35 प्रश्नों को देखने वाले हैं जलवायु विज्ञान के अंतर्गत, जो कि आपके 2014 से लेके 2018 के बीच में पूछे गए हैं। तो ये सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसमें कई सारे ऐसे प्रश्न भी मैंने आपको कराए जो कि प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो इन प्रश्नों को हमने जो है प्रश्न सॉल्व के अकॉर्डिंग देखा, यानी इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन कुछ प्रश्नों को मैंने एक्सप्लेन किया जहाँ पे ज़रूरी मुझे लगा। लेकिन जो है एक्सप्लेन वाले वीडियो आपको मैं जो है आने वाले कुछ समय में प्रोवाइड करूँगा, जिसमें बहुत कम क्वांटिटी में यानी 10 प्रश्नों को मैं रखूँगा और उनको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन को तो एक्सप्लेन करूंगा, उसके साथ साथ जो उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी होते हैं उन पहलुओं पर भी बात करेंगे, यानी कि एक प्रश्न से 2-4 प्रश्न जो है आपके कवर हो जाएं, उस प्रकार से जो है प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर मैं इन प्रश्नों को बहुत ज़्यादा सॉल्व करने लगता, यानी 35 प्रश्नों को अगर 5-5 मिनट भी देता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। लेकिन मेरा बस प्रयास है कि जलवायु विज्ञान के जितने भी प्रश्न हैं 2014 से लेकर 18 के बीच में, उसको मैं आपको कंप्लीट कराऊं, ताकि रिपीट होने वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से कवर कर सके। उसके साथ साथ आपको ये आइडिया लग जाए कि किस जो है टॉपिक से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं या किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद जो है हम इसमें 34 और क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जलवायु विज्ञान के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं 2014 से 18 के बीच में, उनको मैं एक जगह संकलित करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके साथ साथ मैं आपको 2005 से लेकर 11 के बीच में भी जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं
जलवायु विज्ञान के यूजीसी नेट के अंतर्गत उन प्रश्नों को भी मैं एक जगह करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इस प्रश्नों को प्रोवाइड करने का बस मेरा यह मकसद है कि आपको सारे प्रश्न एक जगह आसानी के साथ मिल जाएं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं रिपीट होके उनको भी आप कवर कर लें। साथ साथ आपको आइडिया भी लग जाएगा कि जलवायु विज्ञान के प्रश्न किस प्रकार से बनाए जाते हैं और किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो का सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जो है अपने फीडबैक को दे सकते हैं। किसी प्रश्न में कोई दिक्कत है या कोई प्रश्न अगर गलत भी हो गया होगा तो उसके बारे में मुझे ज़रूर अवगत कराएं ताकि मैं उसको आपको सही करा दूं। मैं कोशिश करता हूं कि गलती ना हो, लेकिन अगर बाय द वे किसी कारण टाइपिंग में या बताने में मिस्टेक हो गया होगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जो है उसको बताने का आप प्रयास करेंगे। और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक को आप मेंशन करें। वर्क मैं कर रहा हूँ, मैं जल्दी वीडियो शायद अभी नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बहुत ही जल्दी वीडियो कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम से पहले मैक्सिमम जो है फर्स्ट पेपर से हो या आपके सेकंड पेपर से, उससे जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो बन सकते हैं आपकी हेल्प के लिए मैं उसको बनाऊँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अगर आप अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें मैक्सिमम दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। क्योंकि जो कुछ भी मैं आपको पढ़ाता हूं या जो भी कंटेंट या मटेरियल देता हूं वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आपका दायित्व बनता है कि आप तो फ़ायदा ले रहे हैं, इसके साथ साथ आप दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाएँ इसको शेयर करके। तो वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम दोस्तों के साथ। अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर लीजिए न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।